हेलो नमस्ते, मैं दरवेश आनंद आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बाबू, हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन, और हमने इस चीज़ को देखा था कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कोई दिक्कत? पहला हम लोगों ने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था समांतर क्रम संयोजन। एक हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हमने पढ़ा था समांतर क्रम संयोजन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उस वीडियो से हम यहाँ पर उसको रिलेट करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाबू, श्रेणी क्रम संयोजन में हम आपको बताए थे कि हमारे पास जो प्रतिरोध होता है, ये क्रमवार जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? क्रमवार जुड़े होते हैं, है ना। जब इसको हम किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं, ये बड़ा वाला धन और छोटा वाला ऋण होता है, तो धन आवेश धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर विद्युत धारा बहने लगती है। ध्यान दीजिएगा, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर विद्युत धारा बहने लगती है। आपको हमने एक चीज़ और बताया था कि अगर हमने V वोल्ट का बैटरी लिया, तो आप देख रहे थे कि बिंदु अलग अलग बिंदुओं पर इन प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। तो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिरोधों को जोड़ने के कारण, अर्थात बिंदु बदलने के कारण आपका बिंदु बदलने के कारण विभव का या कहें विभवांतर का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। अर्थात यहाँ पर आपका विभवांतर या विभव था V1, यहाँ पर विभवांतर था V2, यहाँ पर विभवांतर था कितना बाबू? V3। कोई दिक्कत? अब बाबू, हमने आपको ये श्रेणी क्रम में बताया था। जब हम समांतर क्रम संयोजन को देखते हैं, तो उसमें हमने बोला था कि प्रतिरोधों का एक बिंदु पर एक साथ तथा दूसरा सिरा एक बिंदु पर एक साथ किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ हो, तो प्रतिरोधों का वह संयोजन आपका समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ये धन और ये ऋण। अब बाबू, मान लीजिए यहाँ पर V वोल्ट का बैटरी हमने जोड़ दिया, तो बाबू V वोल्ट के बैटरी जोड़ने के कारण अब इन प्रतिरोधों के पास क्या होगा? विभव उत्पन्न होगा। तो हमने बताया था कि बिंदु बदलने पर विभव बदलता है, बिंदु अगर ना बदले तो विभव नहीं बदलेगा। आप बताओ, ये तीनों प्रतिरोध A और B के बीच ही जोड़े गए हैं, अर्थात बिंदु नहीं बदल रहा है। बिंदु नहीं बदलने के कारण विभव नहीं बदलेगा। यहाँ भी विभव भी होगा, यहाँ भी भी, और यहाँ भी, यहाँ भी तो था। ये V वोल्ट का हमने बैटरी लगाया है। आज हम थोड़ा इससे आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, विद्युत वाहक बल के बारे में, टर्मिनल वोल्टता के बारे में एवं आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। कोई दिक्कत? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग ध्यान देने योग्य बातें क्या है यहाँ पर, ये समझ जाएंगे जो हम अभी समझाने वाले हैं। तो ये क्या लिखा गया है इस पे ध्यान मत दीजिए, इसको हम समझाएंगे। पहले हम इसलिए लिख दिए कि इतना सारे चीज़ें ऑन रिकॉर्ड, अर्थात वीडियो शुरू करके ये सब लिखना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पहले ही लिख दिया है। कोई दिक्कत? जो समझने वाली चीज़ें हैं उसको हमने थोड़ा भी नहीं लिखा है, उसको हम समझा देंगे। कोई दिक्कत? यहाँ पर ध्यान दो बाबू, मान लीजिए कि आपके पास एक बल्ब है, इस बल्ब के सर्किट को, परिपथ को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको एक सेल से जोड़ेंगे। तो आप जानते हैं कि ये जो होता है, ये जो है बैटरी का धन टर्मिनल और ये वाला ऋण टर्मिनल, ये बैटरी का धन टर्मिनल है, ये बैटरी का ऋण टर्मिनल। अब बाबू, आप जानते हैं कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर धारा का प्रवाह होता है। तो ये धारा प्रवाह होगा, है ना, धन से ऋण की ओर धारा प्रवाहित होगा। अब बाबू, आप देखेंगे, मान लीजिए कि 100 वोल्ट जो इसका विभव है बैटरी का, मान लेते हैं 100 वोल्ट का विभव है ना। तो ये देख रहे थे आप समांतर क्रम संयोजन में कि जितना वोल्ट का था उतना ही वोल्ट का ऊपर उत्पन्न कर रहा था, जितना वोल्ट का था उतना ही ऊपर उतना वोल्ट का विभव उत्पन्न कर रहा था। कोई दिक्कत? तो यहाँ भी आपको आप ये उम्मीद लगाए हुए होंगे कि यहाँ पर 100 वोल्ट उत्पन्न करेगा। कितना वोल्ट उत्पन्न करेगा? 100 वोल्ट, क्योंकि 100 वोल्ट का बैटरी आप लगाए हैं। तो जहाँ पर आप बल्ब लगाए हैं या कहें कि प्रतिरोध लगाए हैं, वहाँ भी आप
विभव चाहेंगे कि 100 वोल्ट का हो, तो आप चेक करेंगे अगर वोल्ट मीटर लगा करके, तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं वहां पे 100 वोल्ट का विभव नहीं है, 100 वोल्ट का विभव नहीं है। क्यों नहीं है बाबू, आखिर क्यों नहीं होता है? तो आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 100 वोल्ट ना होकर के यहाँ पर कितना है, 90 वोल्ट है। कितना है, मान लेते हैं क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि 100 वोल्ट का ना होकर के कितना है, 90 वोल्ट का है। 90 वोल्ट का है तो आखिर 10 वोल्ट गया कहाँ, आखिर 10 वोल्ट गया कहाँ, आखिर 10 वोल्ट गया कहाँ? उस चीज के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, उस चीज के बारे में आज हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? इसको हम मिटा देते हैं और वहां बताते हैं बाबू। उसको समझने के लिए आपको सेल के बारे में समझना पड़ेगा, बैटरी के संरचना के बारे में समझना पड़ेगा, बैटरी के कार्य के बारे में समझना पड़ेगा, बैटरी कैसे काम करता है, कोई दिक्कत, उसके बारे में समझना पड़ेगा। तब आपको पता लगेगा कि 10 वोल्ट का जो विभव है वो कहाँ खत्म हो गया, कहाँ छुप गया। अरे बोलो ना, यहां देखो बैटरी के संरचना के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये देखेंगे बाबू कि जो बैटरी होता है, जो क्या होता है, बैटरी होता है, ये आपका हो गया सेल, बैटरी है ना। ये जो बैटरी है इसमें आपको बाबू वैद्युत अपघट्य भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, वैद्युत अपघट्य भरे होते हैं। इसमें वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य H2SO4 भी क्या है बाबू, एगो वैद्युत अपघट्य है। तो वैद्युत अपघट्य इसमें बड़े होते हैं। ये ऐसे वैद्युत अपघट्य होते हैं जो जब हम इसमें इलेक्ट्रोड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इलेक्ट्रोड जब हम इसमें लगाएंगे, जब हम इसमें इलेक्ट्रोड को लगाएंगे तो ये वैद्युत अपघट्य अभिक्रिया के पश्चात, ये वैद्युत अपघट्य अभिक्रिया के पश्चात एक इलेक्ट्रोड को धन आवेशित और दूसरे इलेक्ट्रोड को ऋण आवेशित कर देंगे। एक इलेक्ट्रोड को धन आवेशित है ना, एक इलेक्ट्रोड को धन आवेशित तथा दूसरे को ऋण आवेशित कर देंगे। वैद्युत, ये जो वैद्युत अपघट्य हैं ये अभिक्रिया के पश्चात एक इलेक्ट्रोड को धन आवेशित और दूसरे को ऋण आवेशित कर देंगे। चलिए हम इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, इस सर्किट को हम बनाते हैं ना, इस सर्किट को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम एक बल्ब लगा देते हैं, थोड़ा नहीं बन पा रहा है, आप जानते हैं कि मेरा चित्र नहीं बन पाता है मेरे से ना, जो भी है आप मान लीजिए, है ना। लीजिए सर्किट को हमने कंप्लीट कर दिया। अब बाबू मान लीजिए कि ये जो बैटरी है, अभी हमने बताया कि मान लीजिए ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है इसे हम कहेंगे सेल। क्या कहेंगे, सेल। ये जो सेल है मान लेते हैं कितना वोल्ट का है, ये सेल 100 वोल्ट का है। कितना का है, 100 वोल्ट का है। ये सेल कितना का है, 100 वोल्ट का है। अब जब इसमें से धारा प्रवाह होगा तब जानते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर धारा का प्रवाह होता है। कहाँ से कहाँ होता है, धन से ऋण की ओर, धन से कहाँ बाबू, ऋण की ओर धारा का प्रवाह होता है। तो 100 वोल्ट का बैटरी है तो यहाँ पर उत्पन्न कितना करना चाहिए, 100 वोल्ट ही करना चाहिए। 100 वोल्ट का बैटरी है तो यहाँ पर विभव कितना उत्पन्न करना चाहिए, 100 वोल्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 100 वोल्ट का विभव उत्पन्न नहीं करता है। यहाँ पर आपका विभव उत्पन्न होता है कितना बाबू, 90 वोल्ट। अभी बताए थे ना, यहाँ पर विभव कितना उत्पन्न होता है, 90 वोल्ट। कितना बाबू, 90 वोल्ट होता है। यहाँ पर होता है आपका 90 वोल्ट। कोई दिक्कत? तो 10 वोल्ट कहाँ गया? तो बाबू जब यहाँ पर देखो, यहाँ से धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल पर धारा का प्रवाह होगा तो फिर इधर से इधर भी तो धारा जाएगा ना। ये जो धारा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो धारा है ये इधर से इधर भी जाएगा। अब इधर से इधर जाएगा तो आपको वैद्युत अपघट्य से होकर के गुजरेगा। तो वैद्युत अपघट्य जो होता है अर्थात ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जब धारा का प्रवाह होगा तो वहाँ पर प्रतिरोध होता है, वहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध होता है, अर्थात धारा का वहाँ पर रुकावट पैदा करने वाला एक वैद्युत अपघट्य होता है जो उसको रोकता है। ये जो वैद्युत अपघट्य है ना H2SO4, ये उसको क्या करेगा, रोकेगा, है ना, रुकावट पैदा करेगा। अर्थात बैटरी के अंदर भी एक प्रतिरोध होता है, रोकने का काम करता है, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बाबू इसका नाम बता दें तो ये जो प्लस वाला है इसको हम कहते हैं धनाग्र, धनाग्र, है ना, और इसे कहते हैं ऋणाग्र, है ना। इंग्लिश की बातें करें तो इसका नाम होता है एनोड। क्या होता है, एनोड, और इसको हम कहते हैं कैथोड। कोई दिक्कत?
ये जो प्लस वाला है इसका नाम होता है धनाग्र, है ना, एनोड, और जो माइनस वाला है उसका नाम होता है ऋणाग्र या कहें उसे कैथोड। कोई दिक्कत? अब बाबू जो ये सेल है 100 वोल्ट का, जो यहाँ पर आपको सेल दिखाई दे रहा है, ये 100 वोल्ट का, यही जो होता है बैटरी का जो मतलब कुल पावर होता है, बैटरी का जो कुल विभव होता है, कुल विभवांतर होता है, उसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। कोई दिक्कत? अब बाबू जो इसके अंदर जो बैटरी का रुकावट पैदा करता है, अर्थात 90 वोल्ट 10 वोल्ट ये यहाँ पर जो खा रहा है, यहाँ पर जो 10 वोल्ट इधर से इधर आने में 10 वोल्ट यहाँ पर जो खत्म हो रहा है बैटरी के अंदर जो 10 वोल्ट खत्म हो रहा है, इसे हम कहते हैं बुआ, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर लिख रहे हैं, इसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध बैटरी के अंदर जो धारा का रुकावट पैदा करता है, धारा के अंदर रुकावट पैदा करता है, और जो 10 वोल्ट का खपत करता है अपने अंदर, उसी को ही हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बाबू ये जो आपको दिख रहा है 90 वोल्ट, क्या दिख रहा है? 90 वोल्ट। ये 90 वोल्ट होता है आपका टर्मिनल वोल्टता। क्या होता है? इसका नाम यहाँ लिख दे रहा है, ये होता है टर्मिनल वोल्टता। क्या होता है? टर्मिनल वोल्टता। कोई दिक्कत? आप शायद ये समझ गए होंगे। अगर अभी भी इसमें कंफ्यूजन होगा इसको समझने में, तो एक बार हम फिर इसको रिपीट कर देते हैं। बाबू हमारे पास एक जो हम सेल जो होता है ना, ये जो सेल का सिंबल होता है, ये जो सेल का सिंबल है, ये धनाग्र और ऋणाग्र, है ना, इसको अगर झूम करके वास्तविक रूप को बनाए तो ऐसे बनेगा। बैटरी के अंदर वैद्युत अपघट्य होते हैं, वो वैद्युत अपघट्य अभिक्रिया के पश्चात दो उसमें लगे रहते हैं आपके क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया के पश्चात एक पर धन आवेश और दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न कर देता है। ये जो जिस पे धन आवेश उत्पन्न करता है उसको धनाग्र कहते हैं, इसे हम एनोड भी कहते हैं। जो ऋण आवेश उत्पन्न करता है उसे ऋणाग्र या कैथोड कहते हैं। कोई दिक्कत? अब क्या होता है बाबू, मान लीजिए 100 वोल्ट का हम बैटरी लगाएं, ये हो गया आपका सेल। 100 वोल्ट का आपको हम सेल लगाएं, ये सेल यहाँ पर इस बल्ब में, अर्थात ये मान लो कि प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में कितना विभव उत्पन्न करेगा तो हमको पता चलेगा जब देखेंगे तो 100 से कम ही किया है। तो 100 से कम किया है तो मान लेते हैं कि 90 किया है। कितना किया है? 90 किया है। तो 90 किया है तो 10 कहाँ गया बाबू? तो 10 क्या होता है कि ये ऋणाग्र से धनाग्र पे जब आवेश का प्रवाह होता है, अरे पूरा चक्कर लगाएगा ना, ऋणाग्र से धनाग्र पे जब आवेश का प्रवाह होता है तो वहां पे उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। उसी विरोध जो विरोध करता है उसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रुकावट, विरोध, है ना, उसे ही अपने भाषा में अगर हम समझे तो उसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। कोई दिक्कत? तो ये जो 10 वोल्ट यूज हुआ उसे हम कहते हैं, देखो यहाँ पर खींच के लिखे हैं, आंतरिक प्रतिरोध। जितना सेल का टोटल पावर है उसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। और जो इस प्रतिरोध के पास, इस बल्ब के पास जितना ऊर्जा का खपत हुआ, जितना वोल्ट इसने लिया, उसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। कोई दिक्कत? अब हम हर चीज का डिफिनेशन यहाँ पर लिख दिए हैं समय बचाने के लिए, इसको हम एक बार पढ़ देते हैं। शायद कहीं ऐसा लिखा गया हो जो आपको समझ में ना आए, तो हम पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। सेल क्या होता है? तो सेल वह युक्ति है, डिवाइस है, जो किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर बनाकर या स्थिर बनाए रहकर परिपथ में आवेश के प्रवाह अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। साहब बाबू, सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है बाबू कि दोनों बिंदुओं के बीच, अर्थात जब हम परिपथ को कंप्लीट करते हैं तो इन परिपथों के बीच क्या होता है कि विद्युत विभव को बनाए रखता है। विद्युत विभव को बनाए रखता है, अर्थात विभवांतर को बनाए रखता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है। कोई दिक्कत? ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। याद कर लीजिएगा, बोर्ड में पूछता है सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है, एक होता है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में क्या होता है बाबू, जो प्राथमिक सेल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, लेकिन पुनः उन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता है, पुनः उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं।
प्राथमिक सेल को आप एक बार ही यूज कर सकते हैं, पुनः उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, पुनः उसको आवेशित नहीं कर सकते हैं, पुनः उसको यूज में नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल पर लोकलांस का सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया। शुष्क सेल समझते हैं ना, जो टॉर्च वॉर्च में हम यूज करते हैं, दीवार घड़ी में जो हम यूज करते हैं वो शुष्क सेल होता है। कोई दिक्कत? उन्हें हम प्राथमिक सेल के कैटेगरी में रखे हैं। द्वितीयक सेल होता है, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि वे सेल जिनमें द्वितीयक सेल को आप लिख सकते हैं कि वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में फिर आवश्यकता पड़ने पर इसी संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सके तथा पुनः उसे आवेशित किया जा सके, उसे हम द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल कहते हैं। समझिएगा, द्वितीयक सेल हम किसे कहते हैं कि वैसा सेल जिसको हम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल सकें, पुनः विद्युत ऊर्जा से उसमें रासायनिक ऊर्जा संचित कर सकें। कोई दिक्कत? अर्थात जिसको बार बार आवेशित किया जा सकता है, बार बार चार्ज किया जा सकता है। जैसे इन्वर्टर, आपके घर में इन्वर्टर वाला जो बैटरी होगा, आप देखते होंगे कि विद्युत ऊर्जा से उसमें रासायनिक ऊर्जा संचित होता है, और फिर उस रासायनिक ऊर्जा को जब लाइन कट जाता है तो हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके उसको चलाते हैं अपने घर में। सारे जो भी बल्ब होते हैं, टीवी लगे होते हैं, है ना, जितना सामान होता है सबको हम चलाते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है सबको हम चलाते हैं, है ना। तो उन्हें हम द्वितीयक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल में आप शीशा संचायक सेल लिख सकते हैं, क्षारीय संचायक सेल लिख सकते हैं, है ना। ये आपकी हो गई सेल के बारे में। अब बाबू हम देखेंगे विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा, यहीं से आपको हम लिखा दिए हैं कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। जब धारा प्रवाहित ना करे, चलो इसको हम इनकम्प्लीट कर दे, धारा प्रवाहित नहीं होगा तो जब धारा, इसको काट दिए, अब धारा प्रवाहित नहीं होगा तो इसका जितना सेल है, जितना पावर है सब एक जगह रहेगा, सारा पावर एक जगह रहेगा। वो जो वही जितना पावर उसका होता है वही क्या होता है बाबू, विद्युत वाहक बल होता है ना। तो जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है ना। आप विद्युत वाहक बल को ई से सूचित करते हैं, किससे, ई से। आपको ऐसे भी ई लिख सकते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ, इसको हम ई ऐसे लिखते हैं ना, ई, या आप ऐसे लिख करके थोड़ा खराब कर सकते हैं ना, बहुत बार ऐसे मिलेगा आपको थोड़ा खराब किया हुआ, ऐसे भी ई। लेकिन हम ऐसे ही दैनिक जीवन में, मतलब हम जब हम यूज़ करते हैं सिंपल ई का यूज करते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन दोनों तरह से आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं बाबू आंतरिक प्रतिरोध को, टर्मिनल वोल्टेज को पहले देख लेते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही होती है, जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही होती है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, इसे भी द्वारा सूचित करते हैं। ये जो है टर्मिनल वोल्टेज, इसे हम भी द्वारा सूचित करते हैं। जब धारा प्रवाहित हो रही होती है, अर्थात धारा प्रवाहित हो रही होती है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य है ना, इसके बीच, है ना, इस परिपथ के बीच, ये परिपथ में जो विभव होता है, विभवांतर होता है ना, उसे ही हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, कोई दिक्कत। अगला बाबू हम देखेंगे आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। तो बाबू आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा कि विद्युत धारा के, ध्यान में समझिएगा, विद्युत धारा के मार्ग में सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा, मैं पहले भी समझा चुका हूं इसको, फिर से देखना यहां पर, विद्युत धारा के मार्ग में सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। जो विद्युत अपघट्य होता है, धारा का जो रुकावट करता है सेल के अंदर, उसे ही हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम स्मॉल आर द्वारा सूचित करते हैं, कोई दिक्कत। अब बाबू हम लोग देखेंगे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, टर्मिनल वोल्टेज तक हम लोगों ने पढ़ लिया, सेल के आंतरिक प्रतिरोध तक पढ़ लिया। अब हम देखेंगे इस चीज के बारे में कि आंतरिक प्रतिरोध जो होता है बाबू, आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, और टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और आगे हम उसको देखते हैं। चलिए बुआ, तो हम अब देखेंगे कि इस जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन
बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है? यहाँ पर देखो 1 नंबर में बाबू सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इनके जो इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच की दूरी के समानुपाती होता है, बीच की दूरी के समानुपाती होता है। अर्थात जब आप बीच की दूरी बढ़ाएंगे, इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और दूरी घटाने से क्या होगा बाबू? प्रतिरोध घट जाएगा। अर्थात आंतरिक प्रतिरोध समानुपाती होता है इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी के, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी के। दूसरा बाबू सेल का आंतरिक प्रतिरोध इन्वर्सली व्युत्क्रमानुपाती होता है ये इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के। समझते हैं ना? जो ये इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं इसमें, है ना, इसके भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके भाग के क्षेत्रफल के ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग बाबू एक और छोटा सा टॉपिक देखेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, देखो यहीं पे देख लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्या है बाबू? छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? बोर्ड में इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देखिएगा क्या है बाबू, आपका है कि टर्मिनल वोल्टता तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यहाँ पर देखो बाबा, एक हम परिपथ का निर्माण करेंगे और सेल का आंतरिक प्रतिरोध को हम कैसे दर्शाते हैं उस चीज़ को समझेंगे। देखो यहाँ पर ये हो गया सेल का धन, ये हो गया ऋण, और यहाँ पर सेल के पास में ही एक प्रतिरोध बना हुआ होता है, इसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और ये जो यहाँ पर लगा रहेगा ये होगा बाह्य प्रतिरोध। लो लिख देते हैं। यहाँ पर जो V वोल्ट का बैटरी है इसे हम कहेंगे विद्युत वाहक बल। क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल। और जो सेल के पास प्रतिरोध लगा हुआ होगा उसे हम कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध। और ये जो है बाहर जो लगा होगा उसे हम कहेंगे बाह्य प्रतिरोध। क्या कहेंगे? बाह्य प्रतिरोध। कोई दिक्कत? अब इसमें संबंध निकालना होगा तो देखो संबंध कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल दे रहे हैं। आप जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है भगवान? V बराबर होता है I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर। अब जो यहाँ पर अब विभव होगा, है ना, तो अब इसके विभव को क्या लिखेंगे हम? E लिखेंगे ना, विद्युत वाहक बल को E लिखेंगे ना। अब इसको ना V से सूचित करते हैं, यहाँ पर जो विभव होता है। तो V बराबर क्या होगा? I इंटू आर। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इसे हम लिखते हैं स्मॉल r, इसको क्या लिखते हैं हम बाबू? कैपिटल R। तो V बराबर आई आर। तो अब देखें परिपथ में V की जगह पर क्या होगा? विद्युत वाहक बल टोटल वाला ना। तो E बराबर क्या आ जाएगा? E बराबर I इंटू आर होगा। तो I धारा तो I जाएगा, है ना। प्रतिरोध कितना? कैपिटल R। अब प्लस एक जगह और ना खत्म हो रहा है, यहाँ पर I स्मॉल r। कोई दिक्कत? तो अब बताओ, तो आई आर बराबर क्या है? V। तो E बराबर V प्लस आई आर। E बराबर V प्लस आई आर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि V बराबर
अब भी निकालो, यहाँ पर भी निकालो, भी बराबर ये ई आई प्लस आई रहते रहेगा तो माइनस में आई आ जाएगा, तो हो जाएगा भी बराबर ई माइनस आई आर। ये आपका आ गया फॉर्मूला, है ना। टर्मिनल वोल्टता आंतरिक प्रतिरोध में यही आपका संबंध होता है। कोई दिक्कत? अब हम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है उसको देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। आप इसको छाप लीजिएगा, बना लीजिएगा।